हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक दिव्य सुंदरी। संजय गुप्ता पेश करते हैं दिव्य सुंदरी। राजा विक्रम सिंह को हो गया तो कोई भयानक रोग। हाय हाय, मर गया बाके, मर गया रानी स्वर्णलता। मर गया नहीं, मर गई रानी स्वर्णलता। भैया महाराज, आपका हिंदी व्याकरण कितना ख़राब है। और बाके और रानी स्वर्णलता जी मरे कहाँ हैं? वो तो आपके सामने ही जिंदा खड़े हैं। मर गया से मेरा मतलब स्वयं से है कमबख्त। मुझे ठीक होने दे। विशालगढ़ के सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े की रकाब में तेरी टांगों में बदवाकर पूरे राज मैदान के बीच चक्कर लगवाऊंगा। क्षमा महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा चाहिए। क्षमा से मेरा मतलब दासी क्षमा से है, पर मोटा समझे तब ना। बोलो। गंभीर समस्या में वाक्यों का सही अर्थ समझने के बावजूद गलत समझने का ढोंग करने की क्षमता रखने वाले सेनापति मरकब की जय। धक्का कौन मारा है बे? हटो भाई हटो, मैं यहाँ का राजवैद हूँ। थोड़ा भाव मुझे भी दिया करो। आखिर बीमारी का इलाज तो मैं ही करूँगा ना। क्या ज़रूरत है इलाज करने की? कितनी अच्छी तो लग रही है मोटे की चीखें। मैं विशालगढ़ का भावी सम्राट बाकेलाल आज नगर के सारे वैद्यों की छुट्टी घोषित करता हूँ। महाराज, क्या सिर में दर्द होता है? टांगों में कपकपी होती है? हाँ हाँ। महाराज का सिर तो पूरा खाली है। महाराज, वैद्य जी का टांगों से मतलब कमर के नीचे जो दो खंभे गड़े हैं ना, उनसे है। भूल तो नहीं गा ना? बरसों से आपने अपनी टांगें नहीं देखी अपनी पड़ी हुई तोंद की वजह से। पूरे शरीर में खुजली। हाँ, खुजली वाले कुत्ते को तो जंगल में छोड़ाते हैं, तो मोटे को भी क्यों ना। आँख में सूजन। हाँ, मेंढक की आँख निकाल कर लगा दो। जीभ खुरदरा लग रही है। नागफनी के पौधों को उगने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली। हाँ। राजवैद्य विभिन्न लक्षणों के बारे में पूछता रहा, उत्तर एक ही, हाँ हाँ हाँ। हाँ भाई हाँ, मैंने पता लगा लिया है। महाराज को दमगू रोग है। बोलो। जिस रोग का किसी ने नाम भी न सुना, उसे भी झट से पहचान जाने वाले हमारे अति प्रतिभाशाली राजवैद्य की जय। ये मत कहिएगा राजवैद्य जी की ये रोग लाइलाज और प्राण घातक है। मैं जब भी नई चूड़ियाँ खरीदती हूँ तभी आप किसी न किसी बीमारी की चपेट में क्यों आ जाते हैं? मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या आपसे? ये रोग ना तो प्राण घातक है ना ही लाइलाज। इसके दो इलाज हैं। पहला इलाज है किसी दूसरे दमगू रोगी के मृत शरीर के गले की हड्डी का चूरा बनाकर काढ़ा के साथ मिलाकर इन्हें पिलाया जाए। महाराज को बचाने के लिए किसी निर्दोष दमगू रोगी के दमगू रोगी को थोड़ी मारा जाएगा। जनता विद्रोह कर देगी। क्या? वाक्य तो पूरा करने दें महाराज। हम किसी भी कीमत पर महाराज को मरने नहीं देंगे। आप दूसरा इलाज बताइए राजवैद्य जी। दूसरा इलाज है टिम्पू के फलों को बंदरों से झूठा करवाया जाए और महाराज को उसका काढ़ा बनाकर पिलाया जाए। बंदर ना मिले तो बाकेलाल का झूठा चलेगा ना? नाना सेनापति, पुण्य कमाने में तुम हमेशा हाथ खींच लेते हो। इस बार झूठा तुम्हारा ही होगा। पहले हमें फल तो जंगल में लाना पड़ेगा ना। बाकेलाल और सेनापति, तुम में से फल कौन लाएगा? महामंत्री जी, मेरे ज्योतिष ने कहा है कि यदि आज मुझ पर जंगल की थोड़ी सी भी छाँव पड़ी तो मेरा विवाह नहीं होगा। यदि महाराज दासी क्षमा से मेरा विवाह कर दें तो मैं जंगल जाकर फल लाने के लिए तैयार हूँ। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। क्षमा की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भगवान भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। फल लाने मेरा प्यारा बाके ही जाएगा। क्यों नहीं महाराज, मैंने ठेका जो ले रखा आपका। लेकिन राजवैद्य जी, मैं टिम्पू के फूल को पहचानूंगा कैसे? मैं बता देता हूँ उसकी पहचान। मोटा कितना नादान है, न क्षमा दान करता है और न क्षमा का कन्यादान करता है। टिम्पू के फूल सेब जैसे दिखेंगे। सॉरी, टिम्पू के फल सेब जैसे दिखेंगे, पर इनका रंग गहरा नीला होगा। इसमें काले काले धब्बे होंगे। यह फल बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन सौभाग्य से यह वृक्ष विशालगढ़ के जंगलों में पाया जाता है। अच्छा, किसके सौभाग्य से? मेरे लिए तो ये दुर्भाग्य की बात है। चलो कोई बात नहीं, जब मोटा मरेगा तो उसकी चिता मैं उसी वृक्ष की लकड़ियों से जलवाऊंगा। बाकेलाल, तुम इतने प्रसन्न होकर बंदर की तरह दांत क्यों दिखा रहे हो? मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि चलो ये वृक्ष विशालगढ़ में पाया तो जाता है, वरना महाराज का क्या होता है। अच्छा, मैंने समझा कि तुम बंदर बनने का अभ्यास कर रहे हो। इस तरह बाकेलाल को निकलना पड़ा फल की तलाश में। बाकेलाल कसम खाकर कह दे कि इस वक्त तू महाराज के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोच रहा है। फल तो मैं ज़रूर लाऊंगा, पर किसी जहरीले सांप से झूठा करवाने के बाद ही। फिर सांप और बंदर की लार के मिश्रण से मोटा कभी बंदर की तरह उछलेगा तो कभी सांप की तरह फपकारेगा। मोटे के बारे में बुरा बुरा सोचना मेरा मनपसंद काम है। बाकेलाल टिम्पू के फलों को पहचान कर उनके समीप पहुंचा। ओह, वृक्ष के आसपास तो कटीली झाड़ियाँ हैं। दूर से ही पत्थर मारकर तोड़ लेता हूँ।
बचपन के दिन याद आ गए मुझे। इसी तरह पत्थर मार मार कर अमरूद के फल तोड़ा करता था। मेरे फेंके पत्थर अमरूद को कम और वृक्ष के पीछे तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों को अधिक लगा करते थे। भगवान हनुमान भी बालकाल में ऋषियों से शरारत किया करते थे। मैंने किया तो कौन सा पाप कर दिया। बचपन की बात और थी। तब बाकेलाल की फूटी किस्मत उस पर इतनी मेहरबान नहीं रहा करती थी। बाके के फेंके पत्थर जा लगे दूसरी ओर वृक्ष के नीचे आराम कर रहे एक दैत्य को। आओ! क्रोध में आग बबूला होकर उठ खड़ा हुआ दैत्य। दैत्य गुल्लू का गुल्लू के गुल्लू, आग को फोड़ने की हिम्मत कौन करे सर है पहलवान। दैत्य घूमकर वृक्ष के दूसरी तरफ पहुंचा तो तू तू है वो पहलवान जिसके फेंके पत्थर आकर लगे मुझे। ओ राक्षस भाई, मैंने तो पत्थरों को टिम्पू फलों के पास भेजा था ताकि वो फलों को आपस आपके पास भेज दे, पर फलों ने पत्थर को आपके पास भेज दिया। अब आप ही फैसला करिए कि गलती पत्थरों की है या फलों की। रताऊ होशियारी चौधरी बावला समझ रहा है क्या मन है। ओह, इसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लेता हूँ वरना कच्चा चबा जाएगा मुझे। बाकेलाल जैसे ही आगे बढ़ा उसका पैर एक उभरे हुए पत्थर से उलझ गया। ओ देख के चल बे, पत्थर हूँ तो क्या इसका मतलब ठोकर मार कर ही रहेगा क्या। तभी आओ, मर गया तू बेटा बाके। तभी एक रंग बिरंगी पक्षी वहाँ पहुँची। ओह, जादूगर बाम्बा का जादुई गोला मेरा पीछा पीछा कर रहा है। सामने पत्थरों के बीच छिप जाती हूँ। ओह, दिमाग चकरा गया मेरा। दिमाग क्यों चकरा गया? चोट तो घुटने में लगी थी ना, दोनों एक ही जगह पर थे क्या। बस बहुत हो गया। दैत्य गुल्लू के साथ इतना मजाक आज तक किसी ने नहीं किया। राक्षस भाई, यह मखौल तो मैं आपके मनोरंजन के लिए कर रहा था, आपको हंसी नहीं आई। दैत्य गुल्लू के साथ जब कोई मखौल करता है तो उसे हंसी नहीं आती, खून खौल जाता है उसका। और जब खून खौलता है उसका तो वो करता है ये, मर गया है। राक्षस की लात खाकर उछला बाके रंग बिरंगी पक्षी के ऊपर जा गिरा। ओ ये क्या? ओह, बाल बाल बची मैं। तभी एक आग का गोला आ गिरा बाके पर। आ! ये कैसा आग का गोला है जिसमें बिल्कुल भी ऊष्मा नहीं है, ये मुझे जला भी नहीं रहा। पर यह बात मैं जानता हूँ, ये मूर्ख राक्षस का बच्चा नहीं। मूर्ख राक्षस, तूने बाकेलाल को ललकार कर मौत को ललकारा है। देख मेरी मायावी शक्तियाँ, यह आग का गोला तुझे भस्म कर देगा। ओ, अपनी खैरियत चाहता है तो भाग जा यहाँ से। ओह, इस युवक के पास तो बुद्धि भी है। ये तो आग का गोला फेंकता बेटा गुल्लू, भाग ले। लेकिन एक सीकिए से डर कर भागेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी राक्षसों के बीच। अच्छी लानत भेजो राक्षसियत को। जिंदा रहे तो इज्जत फिर कभी बचा देंगे, इतना दिमाग तो है मेरे पास। ए बहादुर युवक, मुझे छिपाकर इस जंगल से बाहर ले चलो, वरना बाम्बा का जादुई गोला मुझे कहीं कैद ना कर ले। हैं बोलने वाली पक्षी। बाके ने पक्षी को लिबास में छुपाया और फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में वह इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देना ना भूला था। मोटे मुच्छड़ मनूस, तेरे रोग का इलाज तो अब वैद्य बाकेलाल करेगा। अबे आज तो नागपंचमी नहीं है, फिर उस युवक ने हमारे सामने फल क्यों रखे। वो युवक दांत क्यों दिखा रहा है, कहीं फलों में जहर तो नहीं है। दस्सू नाग से भला कोई जहरीला होगा क्या। सांपों से ही झूठा करवाना था तो खुद ही क्यों नहीं कर लिया बाके, आखिर तू भी तो आस्तीन में छिपा सांप है। महाराज मैं फल ले आया। सांप सियार लोमड़ी लकड़ बग्गे नेवले आदि आदि से झूठा करवा कर। ओह मेरा प्यारा बाके, आखिर फल ले ही आया। अब क्या करें राजवैद्य जी, फल को बंदर से झूठा करवाने का इंतज़ाम करवाइए ताकि महाराज को जल्दी ठीक किया जा सके। वो तो इलाज के बाद ही पता चलेगा। सेनापति मरखब, फलों को बंदर से झूठा करवाओ। महामंत्री जी, मैंने बताया था जंगल की छाँव मेरे लिए अशुभ है आज। अगर जंगल की छाँव मुझ पर पड़ गई तो मेरे विवाह का तो सत्यानाश हो जाएगा ना। हाँ नहीं तो। अगले ही क्षण चिंगाड़ पड़े राजा विक्रम सिंह। महामंत्री, अगर सेनापति ने तुरंत बहानेबाजी नहीं छोड़ी तो नगर में कोई खोजा पकड़ कर लाइए और उससे इसका विवाह कर दीजिए। क्षमा की चाहिए महाराज, क्षमा दान कीजिए। मैं अभी बहानेबाजी छोड़कर क्षमा को पकड़ता हूँ, मेरा मतलब फलों को पकड़ लेता हूँ। बोलो द्व्यर्थी वाक्यों का प्रयोग करने की कला में माहिर सेनापति मरखब की जय। ओह, अब समझ में आया कि तब से इस कक्ष में दुर्गंध कहाँ से आ रही है। वो इस मोटे की पाँव से आ रही है। इस वक्त तो भीषण गंध मेरे नाक में घुस रही, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ। बाकेलाल सबसे पीछा चढ़ाकर कक्ष में पहुंचा। थोड़ी देर बाद जब विक्रम सिंह ने काढ़ा पिया, काढ़ा पीते ही मेरा रोग तो और बढ़ गया वैद्य जी। और करा मेरी खोजे से शादी, ऐसा कुछ तो होना ही था। बाकेलाल सबसे पीछा चढ़ाकर कक्ष में पहुंचा।
बाहर निकलो रंग बिरंगे पक्षी और बताओ कि कौन हो तुम। बाकेलाल को दिखने लगा एक राजकुमारी का अक्स। मैं दिव्य लोक की राजकुमारी दिव्यांका हूँ बहादुर युवक। वो आग का गोला जादूगर बाम्बा ने मुझे कैद करने के लिए भेजा था। तुमसे टकराकर वो बेकार हो गया, वरना वो मुझे कैद करके ही रहता। जादूगर बाम्बा? हाँ, जादूगर बाम्बा, उसी ने मुझे पक्षी बनाया हुआ है। जादूगर बाम्बा। ऐ मेरे गुलाम कौवे कंगू, ये तो बता संसार में सबसे खूबसूरत कौन? ये तो पता नहीं, पर सबसे बदसूरत कौन ये बता देता हूँ, वो तू है मेरे आका। खामोश। राजकुमारी दिव्यांका एक बार जादूगर बाम्बा के इलाके में भ्रमण कर रही थी। जैसा सुना था वैसे ही पाया। यह स्थल तो वाकई अत्यंत सुंदर व मनोरम है। ओह सुंदर? इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। काश मैं भी सुंदर युवक होता तो। कौआ जा पहुंचा आका के पास। आका आका, मुझे अपने जादू से मानव बना दो। क्यों बे काले कौए, तू मानव क्यों बनना चाहता है? मानव तो बड़ा नालायक होता है। मैंने अभी अभी एक दिव्य सुंदरी को आपके इलाके से गुजरते देखा है। जब से उसे देखा है तब से इस कौए का दिल तोते तोते हो गया है। आप मुझे मानव बना दो ताकि मैं उससे विवाह कर लूँ। थोड़ी देर बाद जब दिव्यांगा वहाँ से गुजरी तो बाम्बा का दिल भी कुछ कर गुजरा। क्यों बे कौए, तू वाद्य यंत्र क्यों बजाने लगा? हर पल तेरी सॉरी वाद्य यंत्र बजाए मेरी जूती। और आका, तुम्हारी टपकती लार को देखकर तो मुझे तुम्हारी नीयत पर शक हो रहा है। काले मुंह वाले आका, तेरा मुंह और भी काला। बहु समान सुंदरी पर बुरी नज़र मत डालो। हर पल तेरी राहों में निगाहों में पनाहों में आऊँगा, खो जाऊँगा, एक दिन तेरा हो जाऊँगा। मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखो सुंदरी, तुम भी मेरे प्रभावशाली व्यक्तित्व पर मोहित हो गई ना। दरअसल भगवान ने मेरा रूप गढ़ने के बाद सुंदर सुंदर रूप गढ़ने वाले सांचे ही तोड़ डाला था। फिर इन पर गलती से काले रंग का डिब्बा आ गिरा। मुंह तो काला हुआ ही, मुंह भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। चुप कर नमक हराम कौए। अरे वो तो जाने लगी, शर्मा गई क्या? आका, मेरे मुंह से अपनी और पोल मत खुलवाओ। जो बरसों मेरी पलकों में था तू वही ख्वाब है सुंदरी। है तो बताती जाओ, तुम्हारे क्या जवाब है? पहले ये बता, नागफनी के झुके हुए पौधे, तू खोते था पुत्तर है या खच्चर था पियो? अगर मैं जल्दी में ना होती तो मैं जवाब के बजाय कुछ और ही देती। कुछ और देने से सुंदरी का मतलब दो ही चीज़ों से हो सकता है आका। या तो वो तुम्हारे काले चेहरे पर 5 लाल लाल निशान देती, या फिर दर्पण देती जिसमें अपनी शक्ल देखने के बाद या तो अब सुंदरी से विवाह का अपना इरादा सुधार लेते, या फिर शर्म के मारे नरक से धार लेते। चुप कर कौए कोयले की पोटली। और इस काले कौवे के समान क्या मेरा रंग गोरा नहीं? आका, नरक में तुम्हारे लिए एक जगह बची है, कम से कम उसे तो मत गंवाओ। बाम्बा फिर जा खड़ा हुआ दिव्य सुंदरी के सामने। सुंदरी, तीव्रतम हवा के झोंकों में भी स्वयं के शरीर को जमीन पर टिकाए रखता हूँ। क्या यह मेरे अदम्य शक्तिशाली होने का सबूत नहीं है? इससे पहले कि बाम्बा अपनी बकवास रूपी प्रशंसा को आगे भी जारी रखता, एक प्रचंड घूसा लगा उसके थोबड़े पर। पहले घूसे ने उसके बचे हुए एक आध दांतों में से एक और को तोड़ डाला, और दूसरे घूसे ने बाम्बा को पहुंचा दिया वृक्ष के ऊपर। भ्राताओं, आप चारों। हाँ बहना, हमें पता था कि ऐसे सड़क छाप मजनू तुम्हें छेड़ने से बाज नहीं आएंगे, इसलिए हम तब से ही तुम पर नज़र रखे हुए थे, जब से तुम भ्रमण पर निकली थी। हमारा एक एक घूंसा इसे अपनी उम्र का एक एक दशक याद दिला देगा। और लंपट बुड्ढे जादूगर बाम्बा और सुंदरी के 4 भीमकाय भाइयों के बीच मुकाबला शुरू हो गया है। सुंदरी के पहले भाई ने बाम्बा को घुमाकर गेंद की तरफ फेंक दिया है। दूसरा भाई तैयार है और तैयार है उसका मोटा मुकदर भी। सुंदरी के भाई ने अपने शक्तिशाली प्रहार से बाम्बा को खदेड़ दिया सीमा रेखा के बाहर। आपने कड़कड़ाहट की जो मीठी आवाज़ सुनी है वो बाम्बा की हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज़ है। इससे पहले कि बाम्बा सीमा रेखा के बाहर जाता, तीसरे भाई ने कुशल क्षेत्र रक्षक की तरह उसे पकड़ लिया और फेंक दिया है चौथे भाई की ओर। बाम्बा चौथे भाई के फौलादी सीने से टकराया और धीरे धीरे नीचे जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा है। लगता है बाम्बा अब उठेगा नहीं, उठ जाएगा। सुंदरी अपने चारों भाइयों के साथ जा रही है। उल्लू का ठप्पा, खोते का खुर्र, अकल का दुश्मन, गधे की तुम, ठहरो। बासी कड़ी में फिर उबाल आया। जादूगर बाम्बा फिर से उठ खड़ा हुआ है। देख बाम्बा का जादू, अब पता चलेगा तुम्हें सुंदरी के जादूगर बाम्बा कंचे की तरह खेलने वाली चीज़ नहीं है। ये क्या, बाम्बा जादुई शक्ति का प्रयोग कर रहा है। किसी भी साफ सुथरे खेल में जीत ना पाने पर बेईमानी करना बाम्बा की प्राचीनतम बुरी आदतों में से एक है। इसकी तो बाम्बा की जादुई किरणें सुंदरी के भाइयों से एक एक कर टकराई और अगले ही पल चारों भाई त्रिशूल में बदल गए। ये क्या किया तुमने? मेरे भाइयों को ठीक कर दो वरना अंजाम ठीक ना होगा।
जादूगर दिव्यांगा को उड़ाकर ले आया पृथ्वीलोक। ये त्रिशूल पृथ्वीलोक में जाकर कहाँ कहाँ गड़ा है ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। त्रिशूल के बाहर निकालने पर तुम्हारे चारों भाई असली रूप में तो आ जाएंगे, पर त्रिशूल को बाहर निकालने वाला तत्काल मौत को प्राप्त हो जाएगा। अब मैं तुम्हें पक्षी बनाकर अपने पास कैद रखूंगा। मुँह सत्यानाशी नाच पीटे बाम्बा तेरा बेड़ा गर्क हो, नरक की आग में झोंके भगवान तुझे। सुंदरी ये कितनी अच्छी बात कही, बाम्बा की उम्र भी उसे लग जाए। और बाम्बा ने दिव्यांगा को पक्षी बना दिया। मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ सुंदरी, मैं तुम्हें फिर से मानवी बना दूंगा। कभी नहीं। पर उसी रात किसी अज्ञात मददगार ने दिव्यांगा को उस कैद से आज़ाद करवा दिया और यह भी बता दिया कि उसके भाई त्रिशूल के रूप में कहाँ गड़े थे। बाम्बा तुम्हें फिर से कैद करने के लिए जादुई आग का गोला भेजेगा। वो सिर्फ तुम्हें कैद करने के लिए तुम्हारा पीछा करेगा। तुम उससे किसी तरह बचकर रहना। उस अज्ञात और रहस्यमयी मददगार के कारण मैं पृथ्वीलोक में आ तो गई हूँ, लेकिन पक्षी रूप में मैं अपने भाइयों को आज़ाद कैसे करा सकती हूँ। किसी और की सहायता भी नहीं ले सकती, क्योंकि त्रिशूल निकालने वाला तत्काल मारा जाएगा। मैं किसी की मृत्यु का पाप अपने सिर पर नहीं ले सकती। जल्दी से कोई उपाय बताओ बहादुर युवक, वरना अपने भाइयों की जान बचाने के लिए मुझे उस दुष्ट से विवाह करना होगा। उसे योजना विशेषज्ञ बाकेलाल। इतनी देर तक दिव्यांका की राम कहानी सुनने के बाद बाकी उसमें अपने मतलब की बात ना ढूंढ निकाले तो उसे योजना विशेषज्ञ बाकेलाल कौन कहे। तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। हमारे महाराज विक्रम सिंह एक भयानक लाइलाज जानलेवा रोग से ग्रस्त है। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस वक्त प्रत्येक क्षण वो मृत्यु से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। यदि वो त्रिशूल बाहर निकाल लें तो इस पुण्य कार्य से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारे चारों भाई मिल जाएंगे और मुझे मिल जाएगा विशालगढ़ का राज सिंहासन। दिव्यांका, आज रात्रि को मैं तुम्हारा ये काम पूरा करवा दूंगा, क्योंकि मेरी शैतान खोपड़ी सोच चुकी है कि अब मुझे क्या करना है। कक्ष से बाहर निकलते ही वो मारा पापड़ वाले को, इब तो मोटा मारा, पक्का मारा। रात तक चलती थी बाके ने अपनी चाल। रात गहराती मेरे प्यारे बाके ने कहा था कि चुपचाप बिना किसी को बताए वन में पहुंच जाऊं। वहां मुझे वो कोई तरीका बताएगा जिससे कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा। विक्रम सिंह महल के बाहर निकल गया। आए, मैं इतनी आसानी से बाहर निकल आया और किसी ने मुझे देखा तक नहीं। देखो तो चक्कर क्या है। विक्रम सिंह ने पहरेदारों को छिपकर देखा तो आए, दोनों कंपकत पहरेदार तो गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। विक्रम सिंह के पूरे तन बदन में आग लग गई और हम गलत फहमी पाले बैठे कि विशालगढ़ के प्रहरी बड़े सक्रिय रहते हैं। प्रचंड क्रोध में भरकर विक्रम सिंह ने एक घूसा जड़ दिया प्रहरी को। नुक्के तोड़ डालूंगा। गुर्र। अचानक जैसे विक्रम सिंह सोते से जागा। ओह, हमें तो चुपचाप यहाँ से निकलना था। क्रोध में ये क्या कर दिया हमने। ओ, लगता है कि इस दमकू रोग ने हमारे पूरे शरीर के साथ हमारे दिमाग का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। परंतु अगले ही क्षण विक्रम सिंह के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। लेकिन थप्पड़ खाकर जमीन पर गिरने के बावजूद पहरेदार गहरी निंद्रा के आगोश में ही है और दूसरे पहरेदार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। यही अवसर है, चुपचाप निकल लेता हूँ यहाँ से। लेकिन निंद्रावती के दोनों सुपुत्रों को कल राज दरबार में ज़रूर जगाऊंगा और लगाऊंगा 12-12 कोड़े। थोड़ी दूर पर ही चलक दिखला जा, चलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। अरे ये तो सेनापति, ये दासी क्षमा के कक्ष में क्या ताक झाँक कर रहा है। ये सेनापति तो क्षमा के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया। एक बार आजा 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 आजा। आओ, काट चुप गया ओए। हमने ही सुंदर दासियों के कक्ष के बाहर ही इंतजाम करवा रखा है। आगे जाने पर विक्रम सिंह ने देखा कि शत्रुनगर के गौरिल्ला दस्ते ने आक्रमण कर दिया। ओह, गौरिल्ला दस्ता। विक्रम सिंह टूट पड़ा था उन गौरिल्ला दस्ते के सैनिकों पर। विशालगढ़ की तरफ बुरी नज़र डालने वालों, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। अच्छा हुआ जो बाकेलाल ने हमें रात को छिपकर आने की हिदायत दी थी, वरना गौरिल्ला दस्ता न जाने क्या करने वाला था। इधर वन में इंतजार कर रहा था बाकेलाल। दिव्यांका ने यही जगह बताई है जहाँ पर त्रिशूल गड़ा हुआ है, पर मोटा अभी तक आया क्यों नहीं। वो आ रहा है मोटा दौड़ा दौड़ा। देखो तो सही, मोटा दौड़ रहा तो कैसा लग रहा, जैसे कोई भारी भरकम चट्टान लुढ़कती हुई चली आ रही। आ जा मोटे, लुढ़कते हुए पहुंच जा अपनी मृत्यु भूमि के पास। बाकेलाल, हम आ गए। बाकी हम आ गए। बताओ कहाँ वो इलाज। बताता हूँ महाराज, बताता हूँ। आखिरी सांसें तो भरपूर ढंग से ले लीजिए। बाकेलाल, तुम आखिरी सांसें लेने को क्यों कह रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं और कैसी बातें सुन रहे हैं महाराज। मैंने तो कहा कि आखिरी सांसें तो ढंग से ले लीजिए। इस वक्त पृथ्वीलोक में पहुंच चुका था जादूगर बाम्बा। मेरा जादुई गोला यहाँ पर बेकार पड़ा है। यह दिव्य सुंदरी को कैद नहीं कर पाया।
किसी ने मदद की उसकी, और जिसने भी मदद की है उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। मत भूलो आका कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। बाम्बा की दुनिया में मारने वाला बचाने वाले से बड़ा होता है। बड़ा ना हो तो बूढ़ा जरूर होता है। तभी ठहरो, आए। हाथ वो भी इतना लंबा? आका तुम्हारे पापों की सूची से अधिक लंबा नहीं है। ये मेरा यानी लंबड़ी का हाथ है जिसे मैं जब चाहूँ जितना लंबा कर सकता हूँ। इस वक्त तुम मेरे इलाके से गुजर रहे हो और यहाँ से वही गुजर सकता है जो या तो मेरी कविता सुन ले या फिर मेरी पहेली बुझा ले। मेरी छोटी सी कविता कागज़ ख़त्म होने के कारण अधूरी रह गई है, और अधूरी कविता सुनाना मेरे उसूलों के खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें केवल एक पहेली पूछ कर ही बख्श दूंगा। हो गई प्रातः, मुर्गे ने दी बांग, खींच दो मासूमों की टांग, पर सासू अम्मा होती है किस्मत तेरी खोटी है। मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की तुमने? छोड़ दो मेरा हाथ, वरना। अब जा जा, ये मेरा इलाका, यहाँ तुम्हारा राज नहीं चलेगा। हिम्मत है तो छुड़ा ले अपनी कलाई। हिम्मत है बुड्ढा, मदद है खुदा। आका काट फेंको अपनी कलाई। जब हाथी तुम्हारे धड़ पर ही नहीं रहेगा तो ये तुम्हारी कलाई पकड़ कर क्या कर लेगा? पृथ्वी लोक में मेरा जादू उतना प्रभावशाली नहीं है। मैं अपनी कलाई छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। मुझे मक्कारी से काम लेना होगा। हे लंबड़ी भैया। भैया? हाँ का अपनी उम्र तो देखो, उसके पिताजी के दादाजी की उम्र के लगते हो। लंबड़ी भैया, मैं तो यहाँ पर एक रंग बिरंगी पक्षी की तलाश में आया था। आप तो अपने लंबे हाथों की तरह लंबे यानी लंबे ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। आपने उस पक्षी को यदि देखा हो तो कृपया कर बताएं। पक्षी का पता तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम्हें मेरा ये पक्षी वाली पहेली पहेली बूझनी पड़ेगी। पहेली सुन, बता वो कौन सा पक्षी है जिसके सर पर पर है, पैर है? आए, सर के ऊपर पैर? ना जी नहीं पता। कम से कम मेरा कौवा तो वो पक्षी नहीं है। आप ही बता दो भैया जी। लंबडीक ने छोड़ दिया बाबा बाम्बा का हाथ। मैं बताता हूँ, हर पक्षी के सर पर पैर होते हैं। सर यानी सिर, पर यानी पंख, और पैर यानी टांग। बोल हाँ के ना? हे, लंबडीक को वो लोग बहुत पसंद है जो उनकी पहेली का उत्तर देकर घना समझदार बनने का प्रयास नहीं करते। यहाँ से सीधे चलते जाओगे तो थोड़ी दूर पर एक बड़ी सी चट्टान आएगी, वहाँ से 10 पेड़ पार करना, फिर बिल्कुल उल्टे घूम जाना और 10 पेड़ों को पार कर वापस आना। तुम्हें वही चट्टान दोबारा नजर आएगी। वहाँ से तुम दाएं मुड़ जाना, सामने बरगद का पेड़ होगा। वहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने एक रंग बिरंगी पक्षी को देखा था। लुच्चा लफंगा लोफर बदमाश ने बदमाशी कर गया। अच्छा किया का कि आपने चाटुकारिता से अपना काम निकाल लिया, वरना यहाँ तो आपकी जादूगिरी और दादूगिरी यानी दादागिरी दोनों नहीं चलने वाली थी। इधर विक्रम सिंह ने ले ली भरपूर सांसें। ये लीजिए महाराज, इस कुदाल से आसपास का पूरा क्षेत्र खोद डालिए। जमीन में कहीं पर गड़ा है सोने का त्रिशूल। मुझे एक रंग बिरंगी परी चिड़िया ने बताया कि उस सोने के त्रिशूल के दिव्य प्रभाव से आपका ये दमकू रोग ठीक हो जाएगा। क्या सच बाके? हम बहुत परेशान हो गए इस दमकू रोग से। खुजलाते खुजलाते शरीर में बड़े बड़े दाने हो गए। पूरा शरीर दर्द करता है। कंबल लपेटे रहने के बावजूद कभी छूटती रहती है। तो सोच क्या रहे हैं महाराज? उठाइए कुदाल। एक वृक्ष की ओट में छिपा दैत्य गुल्लू का गुल्लू सुन रहा था उनकी बातें। खोद डालिए पूरा क्षेत्र। अच्छा, राजा विक्रम सिंह को दमगूर हो गए और इसका इलाज यहीं कहीं पास में गड़ा हुआ सोने का त्रिशूल है। हे, देखो तो सही कैसे झटपट झटपट अपनी मौत को जमीन से बाहर निकाल रहा मोटा। महाराज, आप इसी गति से अपना काम जारी रखिए। मैं आपके लिए शीतल जल की व्यवस्था करके अभी आता हूँ। पक्षी बनी दिव्यांका को भी तो बताना है कि शिकार जाल में फंस चुका है। बाकेलाल जैसे जैसे उस स्थान से दूर होता जा रहा था, गुल्लू दैत्य की आंखों की चमक उतनी ही बढ़ती जा रही थी। इसी मौके की तलाश थी दैत्य गुल्लू को। लेकिन जब बाकेलाल कोटर के पास पहुंचा तो अरे, पक्षी कहाँ गई? उसे तो यहीं पर होना चाहिए था। तभी ओह, किसी के आने की आहट हो रही है। आखिर कब मिलेगी मुझे दिव्य सुंदरी? आका, तो इस जन्म में सुधरेगा या नहीं ये बता। यदि कुत्ते की दम और मेरी पीठ सीधी हो जाए तो मैं सुधर सकता हूँ। सत्यानाश, अब ये जादूगर बाम्बा यहाँ कहाँ से आ गया? इसने यदि मोटे को त्रिशूल नहीं निकालने दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। बाकी तुरंत जा पहुँचा उस जगह। मोटा मुच्छड़ अभी तक जमीन खोद ही रहा है। थोड़ी देर में त्रिशूल मिल जाना चाहिए। तब तक मैं बाम्बा को किसी तरह यहाँ आने से रोकता हूँ। बाम्बा को पकड़कर उसे उलझाए रखता हूँ। एक बार मोटा मारा जाए फिर रंग बिरंगी चिड़िया को सौंप दूंगा बाम्बा को, तो प्रसन्न होकर वो मुझे कोई जादुई उपहार ही दे त्रिशूल में बदलने का जादू ही सिखा देगा। तो भतीजे मोह को त्रिशूल बनाकर जमीन में गाड़ दूंगा। भविष्य का रास्ता भी साफ।
तभी आश्चर्य का जबरदस्त झटका लगा बाकेलाल को। कौन हो तुम मानव? बाके का सिर चकरा गया क्योंकि सामने खड़ा था राजा विक्रम सिंह। और तुम्हें यहाँ किसने बांधा? मैं इस राज्य का राजा विक्रम सिंह हूँ। तुम वही रंग बिरंगी पंछी तो नहीं जिसने बाकेलाल को जमीन में त्रिशूल खड़े होने की बात बताई थी? हाँ। मोटा तो अभी वहाँ जमीन खोद रहा था, इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया? बेटा बाकेलाल, ये क्या चक्कर है? मेरे प्यारे बाकू ने मुझे यहाँ पर बुलवाया था कि ताकि जमीन से त्रिशूल निकालने पर मेरा दमगू रोग ठीक हो जाए, परंतु यही दमगू रोग दैत्य गुल्लू को भी था। बाके के वहाँ से जाते ही अब हाँ हाँ विक्रम सिंह, मुझे भी है दमगू रोग। तुझे कैद करके ज़मीन में खोदूंगा और त्रिशूल के प्रभाव से ठीक करूंगा अपना दमगू रोग। दैत्य ने यहाँ लाकर इस जगह पर हमें बांध दिया और मेरे वापस आने तक यहीं बता रहे। लेकिन त्रिशूल निकालने वाले का रोग ठीक नहीं बल्कि उसकी मौत हो जाएगी। क्या बाकी ने आपको ये बात नहीं बताई? नहीं, बाकी ने तो रोग ठीक होने वाली बात बताई थी। बाकी लाल ने पीट दिया अपना माथा। सत्यानाश, सब सत्यानाश, सवा सत्यानाश। तो वहाँ पर दैत्य गुल्लू कंबल ओढ़कर जमीन खोद रहा है। मूर्ख को बताना पड़ेगा कि वो अपना इलाज नहीं, अपनी मौत को बाहर निकाल रहा है ज़मीन से। उसे बताता हूँ कि त्रिशूल उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज तो दूसरे दमगू रोग के मृत शरीर के गले की हड्डी का चूरा बनाकर काढ़ा में मिलाकर पीने से होगा। और दूसरा दमगू रोग है मोटा मुच्छर। यदि ये बात मैं गुल्लू को बता दूँ तो वो मरोड़ देगा मोटे की गर्दन और कर लेगा अपना इलाज। बस मेरी फूटी किस्मत इस बार मेरा साथ दे दे और वहाँ पहुँचने से पहले त्रिशूल ज़मीन से बाहर न निकल आए। पर बांके की फूटी किस्मत को उसका साथ ना देना था, सो उसने ना दिया। मिल गया मुझे। हा 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 हा। अगले पल जमीन फोड़कर बाहर निकला त्रिशूल और पलक चपकते ही पैवस्त हो गया दैत्य के पेट में। टूट गई कंपगत के सांसों की डोर और मेरी योजना की टांग। थोड़ी ही देर बाद बाकेलाल। ओह, मोटा दिव्यांका ने मेरी पोल खोल दी है। यदि जान बचानी है तो परिस्थिति को संभालना होगा। आइए महाराज, मैं आपको बताता हूँ वास्तविक बात। पहली भिड़ंत में मुझे पता चल चुका था कि गुल्लू को भी दमगू रोग है। जब दिव्यांका ने मुझे यहाँ त्रिशूल वाली बात बताई तो मैंने एक तरकीब बढ़ाई। मुझे पता था कि पेड़ के पीछे छिपा गुल्लू हमारी बात सुन रहा है। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे वहाँ से हटते ही गुल्लू ऐसी ही कोई हरकत करेगा, और उसने किया भी वैसे ही। आपको कैद कर स्वयं जमीन खोदने लगा और त्रिशूल निकाल कर मारा गया। और इस तरह एक तीर से कई शिकार हो गए। त्रिशूल बाहर निकल आया, उद्यमी राक्षस मारा गया और आपको मिल गया अपने रोग का इलाज, इसके मर शरीर के गले की हड्डी। यदि कुछ नहीं मिला तो वो मुझे राज सिंहासन। तो तू है मेरी प्रेम कहानी का खतरनाक खलनायक बाकेलाल। कौन? बाकेलाल, तू नहीं मेरे जादुई गोले को बेकार किया था और मेरे गोलों और मेरे सालों को आज़ाद कराने के लिए त्रिशूल को बाहर निकलवाया। जब तक त्रिशूल दैत्य के पेट में गड़ा तब तक तो वे अपने असली रूप में नहीं आएंगे। तुम सबके गर्दन काटने के बाद मैं पुनः त्रिशूल को जमीन में गाड़ दूंगा। शक्ल से तो तू मेरे जैसा पाजी दुष्ट नजर आता, फिर ये अच्छे काम यहाँ कहाँ से करने लग गया? मेरे चारों ओर अच्छाई के कीटाणु घूमते रहते हैं जो वक्त बेवक्त मुझे काट खाते हैं। सावधान जादूगर बांबा, तनिक भी अहित करने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैं पूरी बेशर्मी से तुम्हारी लाश पर से गुजर जाऊंगा। तो मैं शायद पता ना हो मानवो, बचपन से लेकर 155 तक बेशर्मी दिखाने में आकर कभी पीछे नहीं रहे। सावधान हो जा जादूगर, तेरे सामने राजा विक्रम सिंह नहीं साक्षात काल खड़ा है जो कुछ ही पलों में तुझे मौत की नींद सुला देगा। इसे और भड़काता हूँ ताकि क्रोध में आकर ये मोटे का काम तमाम कर डाले। अच्छा, हाँ जरा मैं भी तो देखो कैसे सुलाता है ये मुझे मौत की नींद। ले आगे कर दी मैंने अपनी गर्दन। हाँ, तो फिर अंतिम बार देख ले अपनी मौत। ले उड़ाई हमने तेरी गर्दन, खचाक। ओह, इसने तो बांबा को सचमुच ही मार डाला। वाह पराक्रमी राजा विक्रम सिंह ने मार गिराया दुष्ट बांबा को। महाराणा प्रताप की तरह सीना तान का विजयी मुद्रा में तलवार जमीन में गाड़ कर खड़े हो गए राजा विक्रम सिंह। आखिर खत्म हो गए शैतान जादूगर। तभी कटा हुआ सर हठास कर उठा। हा 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 हा। बांबा का कटा हुआ सर वापस उसके धड़ से आ जुड़ा। हा हा हा, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं, अमर। ओह ये क्या? विक्रम सिंह ने उड़ा दी फिर बांबा की गर्दन, खचाक। परिणाम फिर वही निकला। हा हा, मैं इस युग का रावण हूँ, मुझे मारना असंभव है, असंभव। ये जरूर रावण की तरह नाभि पर वार करने से मारा जाएगा। हा 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 हा। विक्रम सिंह ने घोंप दी तलवार बांबा के पेट में। ले शैतान संभाल, ये तेरा आखिरी शैतानी ठहाका होगा, खचाक।
तलवार बहुत बाहर निकाल पे गुदगुदी हो रही है। अब आएगा असली मज़ा। चल मैं ही निकाल लेता हूँ, वैसे भी अब तक तलवारबाजी का तेरा शौक पूरा हो गया होगा। शैतान बाम्बा इन सबसे नहीं संभलेगा। वो ना केवल सबको मार डालेगा बल्कि दिव्य सुंदरी से विवाह ही कर लेगा। दिव्य सुंदरी को बाम्बा की मौत का रहस्य बताता हूँ। आलू के बोरे में उड़ाने वाली हूँ, आलू के बोरे मैं उड़ाने वाला हूँ तेरी गर्दन। वाह, बस अब एक तलवार घूमेगी और रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ। हाँ, आज तो हंसी रुकती नहीं मेरी। कौआ कंगू जा पहुंचा दिव्यांका के पास। सुंदरी, यह जादूगर ऐसे नहीं मरेगा, इसकी मौत का रहस्य मेरे पास है। क्या है वो रहस्य? रुक जा बाम्बा, तू मेरे रहते महाराज का हित हरगिज नहीं कर सकता। गिर जाने का बिना करता हूँ, परंतु ये क्या हो गया? फिर बंटा था। बाके ने जैसे ही फिसल कर गिरने का ढोंग किया, उसकी जूती पैरों के निकल कर जा लगी बाम्बा को। कहीं फिर से मेरी फूटी किस्मत मुझ पर मेहरबान तो नहीं हो रही? बाकेलाल, अपनी मौत की प्रतीक्षा नहीं हो रही क्या तुझसे? मोटे का खून पीने के बाद तेरी बारी है, ठंड रख थोड़ी देर। बाम्बा ने तलवार उठा ली थी विक्रम सिंह का काम तमाम करने के लिए। रुक जा बाम्बा, तूने यदि ऐसी कुचेष्टा की तो बाकी तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे पकड़कर तेरी आरती उतारेगा। पर ये मार क्यों नहीं रहा मोटे को? इससे पहले बाम्बा तलवार उठाकर विक्रम सिंह के सीने में घोंपता। बाम्बा का चीख पड़ा। बाम्बा का जिस्म 3 बार चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अरे, बाम्बा अपने आप कैसे मारा गया? बाम्बा की रहस्यमय मौत का कारण मैं बताती हूँ आपको। बाम्बा की रहस्यमय मौत का कारण है उसके गुलाम कौए का बलिदान। अरे, दिव्यांका अपने असली रूप में आ गई। हाँ, बाम्बा के मरते ही उसका जादू भी खत्म हो गया। यह कौवा ही वो अज्ञात मददगार था जिसने मुझे बाम्बा की कैद से फरार करवाया था और त्रिशूल के गड़े होने का स्थान बताया था। बाम्बा की जान इसी कौवे में थी। इसी कारण तो वो इसकी तमाम बदतमीजियों के बावजूद भी इसे कुछ नहीं कहता था। कौवा मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता था, इसलिए मेरा जीवन बचाने के लिए इसने राक्षस के सीने में गड़े त्रिशूल की पिछली नोक में स्वयं को झोंक कर मार डाला ताकि दुष्ट बाम्बा मारा जाए। राजकुमारी, अब त्रिशूल को निकालकर तुम्हारे भाइयों को आज़ाद करवाया जाए। हाँ, इसके अलावा और कोई नेक काम बचा ही नहीं है। दैत्य के सीने से त्रिशूल निकालते ही चारों भाई अपने असली रूप में आ गए। ओह, क्या हुआ था हमें? कुछ याद नहीं आ रहा। वो शैतान बाम्बा हमें पीछे से ललकार रहा था, कहाँ गया? दुष्ट बाम्बा मारा जा चुका है, फिराता हूँ। दिव्यांका ने बताई पूरी बात। ओह, उसे कागज की तरह मोड़कर घूंसे मार मार कर पिचकाने की तमन्ना दिल में ही रह गई। अपनी यह तमन्ना तुम मोटे के गद्देदार शरीर को पिचकाकर भी पूरी कर सकते हो। बहुत आनंद आएगा, माता कसम। पृथ्वी लोक के दयालु मानवो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं, अलविदा। चारों भाई दिव्यांका के साथ उड़ चले दिव्यलोक की ओर। प्यारे कौए, मैं दिव्यलोक में तुम्हारी प्रतिमा बनवाऊंगी। दिव्य सुंदरी ने ली मृत कौए की पुच्ची और विक्रम सिंह ने बाके दे पुच्ची। जादूगर बाबा मुच्छड़ को बस मारने ही वाला था कि मजनू कौए ने सब गड़बड़ कर दी। वो कौआ, उसका बाप कौआ, उसका पूरा खानदान कौआ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेला सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक टेढ़ी पूछ में। तब तक के लिए धन्यवाद।